मालकन की डिलीवरी की रात थी। मालकन कहने लगी, आज रात मेरे पास रुक जाओ। सोचा नमक हलाल करने का वक्त आ गया, क्योंकि मालकन एक अरसे से मेरा ख्याल रखती चली आई थी। रात हुई तो मालकन ने मुझे अपने पास बेड पर सुला लिया। मैं बेफिक्र होकर मालकन के पास लेट गई। आधी रात को मेरी आंख खोली तो होश उड़ गए। मालकन का देवर। मैं पिछले 5 साल से एक बंगले में मुलाजमत कर रही थी। वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इस बंगले में 2 भाई रहते थे। छोटा भाई गैर शादीशुदा था। बड़े भाई की शादी को 10 साल गुजर गए थे, लेकिन वो बे औलाद थे। बड़ी मालकन की आदत बहुत सुलझी हुई और धीमी सी थी। वो मुलाजमीन का बहुत ख्याल रखती थी। खुदा की दी हुई हर नेमत उनके पास थी, बस औलाद के लिए वो बहुत रोती और तड़पती थी। मुझे उन्हें यूं देखकर बहुत दुख होता था। 5 साल से मैंने बड़ी मालकन को हर वो काम करते देखा जिससे वो साहिब औलाद हो सके। डॉक्टर, हकीम, जहां भी कोई कहता वो इलाज करवाने पहुंच जाती, लेकिन हर बार नाउम्मीद ही वापस लौटती थी। बस सिर्फ यही तक महदूद न थी, अब मालिक का रवैया बड़ी मालकन से बदलने लगा था। वो रात को देर से वापस आने लगे थे, अक्सर नशे में होते। अगर मालकन उनसे वजह दरियाफ्त करती तो वो मालकन से झगड़ने लगते। अक्सर मैंने मालकन को जायनमाज पर आंसू बहाते देखा था। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता था। एक बार तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैं रात दिन मालिक के घर ही रहती थी। एक बार मालिक की गाड़ी के हॉर्न की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं अपने क्वार्टर में थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अक्सर रात 11 बजे के बाद मुझे घर में रहने की इजाजत न थी। मैं अपने क्वार्टर में आ जाती थी, फिर सुबह घर के काम के लिए बंगले के अंदरूनी हिस्से में जाती थी। लेकिन आज मुझे क्वार्टर में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं क्वार्टर से बाहर निकल गई। मेरा इरादा था कि कुछ देर बंगले के अंदर मौजूद बागीचे में बैठ जाऊं। कुछ देर ठंडी हवा लगे तो शायद मेरी तबीयत पर अच्छा असर पड़े। मगर जैसे ही मैं क्वार्टर से निकलकर राहदारी से होती हुई बाहर आई, मालिक उसी वक्त अपनी गाड़ी अंदर पार्क कर रहे थे। मैं कुछ पीछे हो गई कि मालिक अंदर जाएं, तभी मैं कुछ देर ताज़ा हवा खाने के लिए बागीचे में बैठ जाऊंगी। लेकिन मेरे होश तो उस वक्त उड़े जब मैं गाड़ी से मालिक के साथ एक हसीन लड़की को नीचे उतरते देखा। उससे ज्यादा हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक उसे अपने पहलू से लगाए बंगले के अंदर दाखिल हो गए। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मालिक किस किस्म के होते जा रहे थे। मैं वहीं से वापस पलटकर अपने क्वार्टर में आ गई। मुझे बहुत अफसोस सा होने लगा था। मुझे मालकन की उदासी और रोने की वजह मालूम हो गई थी। सुबह मैं बंगले में काम करने गई तो मालकन की आंखें सूजी हुई थी और मालिक का छोटा भाई उनसे बहस कर रहा था। शायद रात जैसे मालिक अपने साथ लाए थे, ये बहस उसी वजह से हो रही थी। मैं तो बहरहाल नजरें झुकाए किचन में चली गई, लेकिन मालिक का छोटा भाई उनसे कह रहा था कि भाई, मुझे शर्म आती है आपको बड़ा भाई कहते हुए। जो हरकत आपने रात को की है मुझे उस पर बेहद अफसोस है। मालिक उसकी बात सुनकर गुस्से से चीखने लगे। कहने लगे, ये मेरे घर का मामला है। मैं वैसे भी उस लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे औलाद चाहिए, मुझे वारिस चाहिए, जो ये औरत मुझे नहीं दे सकती। 10 साल मैंने इंतजार कर लिया, मगर इस बंजर जमीन से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मालिक गुस्से से बोल रहे थे। मालकन की सिसकियां बुलंद हुईं तो मालकन का देवर मालिक से झगड़ने लगा। कहने लगा, आपको भाभी से ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? हो सकता है बांझ भाभी नहीं आप हो। मालिक के छोटे भाई का ये कहना था कि दोनों भाई आपस में 10 तो गिरे बां हो गए। मालिक ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया और कहा कि अगर घर तुम मेरे घर नजर आए तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। मालकन मालिक को रोकती रही कि क्यों छोटे भाई से बिगाड़ रहे हो। मालिक मालकन को भी बातें सुनाने लगे। कहने लगे, तुम अपनी मजलूमियत के रोने रो कर सच्ची बन जाती हो और यूं जाहिर करती हो जैसे मैं जालिम हूँ। दूसरी शादी मेरा हक है शाहाना बेगम, और वो मैं जरूर करूंगा। मालिक भी ये कहकर चले गए। मालकन ने रोते हुए अपने देवर को रोकने की बहुत कोशिश की, जो बड़े भाई की वजह से बहुत मायूस हो चुका था। मालकन की मिन्नतें करने और जबरदस्ती रोकने पर वो रुक गया था। मैं हैरान थी कि मालकन अपने देवर को रोकने के लिए इतनी तड़प क्यों रही हैं। मैं सर झटक कर अपना काम करने लगी थी। मालकन का देवर घर से अलग रहने लगा था और शादी भी कर चुका था, मगर वो इस बंगले में उस वक्त आता जब मालिक घर पर ना होते। मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब सी लगती थी। अब मैं अक्सर औकात रात को देर तक किचन समेटने लगी थी। इन्हीं दिनों मैंने बड़े मालिक के छोटे भाई को कुछ मशकूक हरकतें करते देखा था। एक रात मैं किचन से निकल रही थी और मैंने देखा कि छोटे मालिक चुपकर बंगले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए हैं और दबे पांव दूसरी जानिब बड़े मालिक और मालिकन के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सोच में मुब्तला हो गई कि छोटे मालिक रात के इस पहर यूं छुप छुप कर कहाँ जा रहे हैं। कुछ सोचकर मैं भी उनके पीछे गई, मगर वो मुझे नजर नहीं आए। मैं नहीं जान पाई कि वो कहाँ गए हैं या किस कमरे में घुसे हैं। मैं वापस लौट कर अपने क्वार्टर में चली गई और थक कर सो गई।
अगले दिन मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठकर मैं काम पर चली गई थी, मगर मेरे दिमाग से छोटे मालिक की रात वाली हरकत नहीं जा रही थी। सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रहे थे, कुछ गैर मामूली सा महसूस भी नहीं हो रहा था सिवाय बड़ी मालकन के। उनकी आंखें सुर्ख और सोजिश ज़दा लग रही थी। अगले रोज भी इस तरह काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई। हालांकि आज काम बहुत कम था, मगर मैं लाशऊरी तौर पर देर कर रही थी ताकि छोटे मालिक अपने कमरे से निकले तो मैं देख सकूं कि वो कहाँ जा रहे हैं। मगर उस रात ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ तो मैं थक कर अपने क्वार्टर में चली गई। कुछ दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक गुजरे कि एक रात मैंने नहायत अजीब मंजर देखा। उस रात फिर इसी तरह छोटे मालिक चौकीदार को पैसे दे रहे थे। फिर कहने लगे कि उनकी आमदन की खबर बड़े मालिक को ना हो। फिर वो लाउंज की जानिब चले गए। मैं इस बार सोचने में वक्त ज़ाया करने के बजाय छोटे मालिक को चुप कर देखने लगी, मगर सामने का मंजर हैरतनाक था। छोटे मालिक दबे पांव बड़ी मालकन के कमरे में दाखिल हुए। मैं दम बखुद रह गई कि रात के वक्त यूं छुप कर उन्हें बड़ी मालकन के कमरे में जाने की क्या जरूरत पड़ गई है। उस वक्त तो बड़े मालिक घर पर नहीं थे। मैं अपनी उल्टी सीधी सोचों को परे धकेलती अपने क्वार्टर में चली गई और अगली सुबह आकर देखा तो बड़ी मालकन थोड़ी सी गमजदा थी। छोटे मालिक अब ज्यादा वक्त बड़ी मालकन के साथ गुजारते, अक्सर बड़ी मालकन को लेकर कहीं बाहर चले जाते, फिर वो काफी घंटों बाद घर आती। मैं भी इंसान थी, जो देखती वही सोच तरह के उल्टे सीधे ख्याल आते। मेरे अंदर तजस्सुस सर उठाने लगा। वैसे तो अब बड़े मालिक इन दिनों मालकन को वक्त देने लगे थे। मालकन से उनका रवैया भी अच्छा हो गया था और मुझे खुद भी बड़ी मालकन के साथ की नाइंसाफी बहुत अफसुर्दा करने लगी थी। मगर इस नाइंसाफी के बदले छोटे मालिक और बड़ी मालकन यूं रातों को मिलना शुरू कर देंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगली रात मैंने इसी तरह छोटे मालिक को कमरे में जाते देखा तो उनके पीछे चली गई। कमरे का दरवाजा नीम वा था। मैं बाहर रुकी हुई थी। मुझे डर था कि कहीं मैं पकड़ी ही न जाऊं। कितनी ही देर में इस डर की वजह से मुतजब्जब खड़ी रही और फिर अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो नीम अंधेरे में नजर आता सामने का मंजर मुझे अंदर तक हिला गया था। इससे पहले कि ऊपर से कोई आता, ये छोटे मालिक और बड़ी मालकन को मेरी वहां मौजूदगी का एहसास हो जाता। मैं तेजी से पलटकर अपने क्वार्टर में चली गई थी। मेरी आंखों में वो मंजर ठहर गया था। मेरा वजूद कपकपा रहा था। मुझे अब बड़ी मालकन की सोजिश ज़दा आंखों का मतलब भी समझ आ रहा था। मैं जबान बंद करके अपने फराइज पर तवज्जो देने लगी। छोटे मालिक एक बार अपनी बीवी को भी घर लेकर आए। उन्हें देखकर मालकन बहुत खुश नजर आ रही थी। इसी दौरान बड़े मालिक भी आ गए। उन्होंने जब छोटे मालिक और उनकी बीवी को देखा तो कुछ नहीं कहा, बल्कि भाई से सुलह कर ली। फिर वो एक ही घर में रहने लगे। नई दुल्हन का मिजाज धूप छांव सा था। इसी दौरान बड़े मालिक भी आ गए। उन्होंने जब छोटे मालिक और उनकी बीवी को देखा तो कुछ नहीं कहा, बल्कि भाई से सुलह कर ली। फिर वो एक ही घर में रहने लगे। नई दुल्हन का मिजाज धूप छांव सा था। वो कभी कभी बात भी कर लेती थी, मगर ज्यादातर खामोश और अलग रहती थी। और छोटे मालिक भी अब शादी के बाद से कारोबार को वक्त देने लगे थे, जिसकी वजह से मैं जानती थी कि अब बड़ी मालकन बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं। मैं काम करके जैसे ही फारिग होती बड़ी मालकन की खिदमत करने लगती थी। छोटे मालिक की शादी को कुछ ही वक्त गुजरा तो अचानक ही नई दुल्हन और बड़ी मालकन दोनों की एक साथ तबीयत खराब रहने लगी। छोटे मालिक दोनों को अस्पताल ले गए। वहां उन दोनों के बारे में जो खबर मिली वो पूरे घर को हैरान कर गई थी। नई दुल्हन और बड़ी मालकन दोनों को डॉक्टर ने मां बनने की खुशखबरी दी थी। छोटे मालिक इस खबर से बहुत ज्यादा खुश हुए थे और मुझे बड़ी मालकन के साथ रहने की हिदायत की थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बार बार बड़ी मालकन को बहुत ज्यादा एहतियात से रहने की ताकीद की है। मैंने महसूस किया कि बड़ी मालकन के लिए बड़े मालिक से ज्यादा छोटे मालिक खुश थे और उनका ख्याल भी रखते थे। बड़े मालिक का रवैया भी अब बड़ी मालकन के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वो औलाद की खातिर उन्हें तवज्जो देने लगे थे। बड़ी मालकन का वक्त बहुत एहतियात करते हुए गुजर रहा था। जो जो वक्त करीब आता जा रहा था बड़ी मालकन घबराई हुई सी रहने लगी थी। मैं सारा वक्त उनके पास रहती थी। मैं भी खुश थी कि इस बहाने बड़ी मालकन बड़े मालिक के दिल में अपना पुराना मकाम हासिल कर लेंगी। खुदा खुदा करके दोनों बच्चों के दुनिया में आने का वक्त हो गया और दोनों मालकनों को अस्पताल ले जाया गया। किस्मत से दोनों मालकनों के बेटे पैदा हुए थे। बड़े मालिक जरूरी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, मगर अपना बेटा होने का सुनकर वो बहुत खुश हुए थे और जल्द लौट आने का कहा। मगर छोटे मालिक मुझे बहुत परेशान महसूस लग रहे थे। बड़ी मालकन की तबीयत कुछ खराब सी थी। मैंने छोटे मालिक से बच्चों को देखने की दरख्वास्त की, मगर वो मुझे टाल गए। मैं उनका अजीब रवैया देखकर परेशान होने लगी। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि छोटे मालिक ने जबरदस्ती मुझे घर भेज दिया। मैं घर आकर भी छोटे मालिक का रवैया सोचती रही। रात हुई तो छोटे मालिक के साथ दोनों मालकनें घर आ गईं। क्योंकि बड़ी मालकन की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए छोटे मालिक ने उनके बच्चों को संभाल लिया था। रात को सोते वक्त छोटे मालिक बच्चे को सुलाकर बड़ी मालकन के पहलू में लिटा गए।
میں نے اٹھ کر پہلی بار بچہ دیکھا تو میں ٹھٹک گئی۔ بچے کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی اور وہ کافی سرد لگ رہا تھا۔ میں نے اس پر کمبل پھیلا دیا اور بڑی مالکن کے خیال میں وہیں فرش پر سو گئی۔ رات کے دوسرے پہر کھٹکے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو میں چونک گئی۔ چھوٹے مالک نہایت دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے اور چلتے ہوئے بڑی مالکن کے بستر کے پاس آ کر رک گئے۔ میں نیم تاریکی میں تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھتی رہی۔ بڑی مالکن کے بستر کے قریب رک کر چھوٹے مالک رک گئے۔ میں سختہ زدہ سی چھوٹے مالک کو دیکھتی رہ گئی۔ باقی پوری رات میں سو نہیں پائی۔ صبح کے قریب میں سوئی تو اچانک میری آنکھ شور کی آواز پر کھلی۔ میں بوکھلا کر اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں رونے کی آوازیں سن کر باہر بھاگی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ نئی دلہن رو رہی تھی، ان کا بیٹا مر گیا تھا اور بڑی مالکن پریشان سے انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ بڑے مالک بھی گھر آ چکے تھے۔ گھر میں سوگوار سی فضا پھیلی ہوئی تھی، جبکہ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھوٹے مالک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے کھڑے تھے۔ رات جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ اب مجھے الجھا گیا تھا اور میں چھوٹے مالک کے اوپر شک کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ رات چھوٹے مالک کمرے میں آئے تھے تو ان کی گود میں ان کا بچہ تھا۔ وہ نہایت خاموشی اور رازداری سے بڑی مالکن کے پہلو میں اپنا بچہ سلا کر ان کا بچہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں عجیب سی الجھن میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ میں نے مرے ہوئے بچے کو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ دراصل بڑی مالکن کا بچہ تھا۔ میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ کیا چھوٹے مالک نے بڑی مالکن کا بچہ چرا کر مار دیا تھا؟ میرے دماغ میں یہ سوال گردش کر رہا تھا۔ بچے کو اٹھا کر لے گئے تو بڑی مالکن کو میں کمرے میں لٹا آئی، کیونکہ ان کی طبیعت اب بھی بہتر نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بڑی مالکن اور نئی دلہن دونوں پر ترس آنے لگا۔ بڑی مالکن کا بچہ تو مر چکا تھا مگر انہیں خبر تک نہیں تھی، اور نئی دلہن کا بچہ زندہ تھا مگر وہ سوگ زدہ سی کمرے میں بند پڑی تھی۔ مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ ایک روز میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں بڑی مالکن سے سوال کر لیا اور کہا کہ بڑی مالکن، آپ چھوٹے مالک کی شخصیت کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کیا وہ نارمل انسان ہے یا پھر کچھ عجیب سے؟ میرے سوال پر وہ چونک گئی اور پھر مسکرا کر بولی کہ وہ بہت نرم دل لڑکا ہے جو مجھے بڑی بہن کی طرح عزت دیتا آیا ہے۔ بڑی مالکن نے اس روز مجھے چھوٹے مالک کے بارے میں بتاتے ہوئے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ میں حق تک رہ گئی۔ بڑی مالکن نے بتایا کہ چھوٹے مالک نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ بڑے مالک اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کر لیں تب بھی چھوٹے مالک نے بڑے بھائی کے بجائے ان کا ساتھ دیا اور بڑے بھائی سے لڑتے رہے، بڑی مالکن کی دلجوئی کرتے رہے۔ بڑی مالکن کی بات پر مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے چھوٹے مالک کا پیچھا کیا تھا اور وہ دبے پاؤں بڑی مالکن کے کمرے میں آئے تھے۔ اس رات بڑی مالکن بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اور چھوٹے مالک سر جھکا کر ان کے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں بار بار تسلی دے رہے تھے اور ہمت دلا رہے تھے۔ بڑی مالکن مزید بولنے لگی کہ جب میرے شوہر نے مان لیا کہ میں بانجھ ہوں تب میرا دیور وہ واحد انسان تھا جس نے مجھے سہارا دیا اور ضد کر کے مجھے گھمانے لے جاتا اور جا کر جانے کس کس حکیموں، ڈاکٹروں اور پیروں فقیروں کے پاس لے کر جا کر میرا علاج کرواتا رہا۔ میرے شوہر کے بجائے چھوٹے بھائیوں جیسے دیور کو مجھ پر یقین تھا کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ بڑی مالکن مسکرا رہی تھی اور میں بالکل گنگ بیٹھی تھی۔ وہ آخر میں بولی کہ یہ اسی کی محنت اور علاج کروانے کی وجہ سے آج میں ماں بنی ہوں۔ وہ بہت نرم دل لڑکا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے اس کی پہلی خوشی واپس لے لی۔ اللہ اسے صبر دے۔ بڑی مالکن کی بات پر میں آمین بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ یہ خوشی چھوٹے مالک کی نہیں بلکہ بڑی مالکن کی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے سوچوں سے تنگ آ کر چھوٹے مالک سے بات کی اور انہیں بتایا کہ میں سب جانتی ہوں۔ جب وہ بچہ بدل کر گئے تھے مجھے سچ جاننا تھا۔ چھوٹے مالک نے میری بات کے جواب میں اطمینان سے بتایا کہ مجھے وہ سب کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بڑی بھابھی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر چکا تھا، لیکن میں یہ خبر بڑی بھابھی کو نہیں دے پا رہا تھا۔ تب میری بیوی نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ بچہ بدل دو تاکہ تمہاری بھابھی کا دل آباد رہے۔ شاید تمہاری بھابھی کی قسمت میں اولاد نہیں، اللہ نے چاہا تو میں پھر سے امید سے ہو جاؤں گی، مگر تمہاری بھابھی شاید دوبارہ ماں نہ بن سکے۔ میں سب سن کر دنگ رہ گئی۔ نئی دلہن کی اعلیٰ ظرفی اور بھائی کی بھائی سے محبت نے میرا دل جیت لیا۔